नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, हम सभी जो है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 4.0 की तैयारी में लगे हुए हैं और इसमें जो है हम सभी प्रैक्टिस सेट करते हैं प्रतिदिन। इसमें आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो वाक्य की रचना पर होगी। वाक्य की रचना और इसके साथ साथ एक टॉपिक और है वचन, है ना। इनसे भी 2 प्रश्न 3 प्रश्न बन जाते हैं। तो वाक्य की रचना से संबंधित हम देखेंगे, तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वाक्य की रचना। वाक्य है क्या, वाक्य किसे कहते हैं, है ना। वाक्य रचना से प्रश्न बनते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे। तो वाक्य रचना के बारे में हम सभी देखेंगे। शब्दों का सार्थक समूह। कैसा समूह? सार्थक समूह। सार्थक का मतलब समझते हैं सभी लोग। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, है ना। और इसके 2 खंड होते हैं, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। शॉर्टकट में मैं बताना चाह रही हूँ, आप सभी को समझना जरूरी है। जैसे एक उद्देश्य होता है और दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। विधेय दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। तो जो उद्देश्य होता है, जैसे मोहन जाता है, तो मोहन क्या हो गया? मोहन जो है, मोहन उद्देश्य हो गया, ये उद्देश्य हो गया। और जो जाता है ये क्या हो गया? हमारा विधेय हो गया। जाता है ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो किसके विषय में कहा जा रहा है? मोहन के विषय में कहा जा रहा है। तथा उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम सब देखते हैं। आगे देखेंगे, विधेय देखेंगे। वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के कार्य व्यापार के बारे में कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे मोहन उद्देश्य हो गया, मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि वो जाता है, मोहन जाता है, तो जाता है क्या हो गया? हमारा विधेय हो गया। इस तरह से हम सभी वाक्य को समझ लें। इसके 2 प्रमुख खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आगे हम सभी बढ़ते हैं और सार्थक समूह को, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है जिसका एक अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, है ना। तो अब हम सभी देखते हैं वाक्य के भेद पे देखते हैं। बहुत शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है हम सभी के पास, क्योंकि परीक्षा जो है हमारी हम सभी की कब से प्रारंभ है? 19 से है ना। तो यानी कि कल जो है 18 तारीख और 19 को तो पेपर ही है। ठीक, तो इसलिए जो है ये क्लास थोड़ी सी फास्ट और की जा रही है जिससे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो शॉर्टकट में सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। वाक्य के भेद के विषय में मैं बता दूं आपको, तो वाक्य के 2 भेद हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहले हम सभी इसे समझ लेंगे। उसके बाद जो है इनसे संबंधित जितने भी PYQ बने हैं प्रतियोगी परीक्षा में, उन सभी को देखेंगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसके जो है वाक्य सार्थक समूह फिर से देखते हैं हम सभी। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट होते हैं। वाक्य के प्रमुख 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इतना हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के 2 भेद हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने जो देखा वो वाक्य के प्रमुख खंड थे, उद्देश्य और विधेय वाक्य के प्रमुख खंड थे। और वाक्य के भेद कितने हैं? 2 हैं। और दोनों में एक है अर्थ की दृष्टि से, क्या है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हो गया। और दूसरा है रचना की दृष्टि से। दूसरा क्या है? रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, है ना। तो अगर हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद देखना चाहें तो ये 8 प्रकार के हैं। अर्थ की दृष्टि से कितने हैं? 8 प्रकार है। और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 है। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद 3 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जो है 8 हैं। ठीक है। और वाक्य के 2 भेद हैं। ठीक है। अर्थ के 2 प्रकार, वाक्य के जो है वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की। अब प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। बाकी जो 8 भेद हैं इनको प्रश्न के माध्यम से आप सभी को बड़ी सरलता पूर्वक समझा दिया जाएगा विधिवत, और ये रचना भी बता दी जाएगी, है ना। तो प्रश्न को करते चलते हैं हम सभी। पहला प्रश्न है हमारा है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न संख्या 1 है हमारा वाक्य रचना से संबंधित। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन ए है सरल वाक्य, और बी है संयुक्त वाक्य है, सी है मिश्र वाक्य है, और डी है प्रश्नवाचक वाक्य। डी क्या है हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। देखिए, एक वाक्य दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है, डिपेंड है ना। तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं हम सभी।
कुछ इसके जो है कुछ इसके ट्रिक हैं, है ना, नियम हैं, उनके माध्यम से हम समझेंगे तो शब्दों को सरलता से समझ पाएंगे। वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में इसी तरह का काव्य वाक्य है। गौण वाक्य अपने पूर्व अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इसमें सामान्यतः की, है ना, अगर ये ऊपर की चीज़ें ना समझ में आए तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी देखते हैं इसमें सामान्यतः कि, जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे जिसमें की रहेगा हमारा, जिसमें जैसा वैसा रहेगा, जो वह रहेगा, जब तब रहेगा, क्योंकि रहेगा, यदि रहेगा, तो रहेगा, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की यही पहचान है, ठीक है। जैसे हम सभी अलंकार में पढ़ते हैं सीसा से सरिस, है ना, तो इसी तरह से कुछ ऐसे वाक्य हैं जिन्हें हम देख लेंगे, है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम देख लेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, मिश्र वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं, मिश्र वाक्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है शब्दकोश का, बी है वर्णों का, सी है वाक्यों का, डी है ए और बी दोनों का है। तो पीजीटी परीक्षा 2013 का बना हुआ ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, वाक्यों का ही तो अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, वाक्यों का अध्ययन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 हम सभी देखते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ देख लेते हैं। हाँ, व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं, 3। एक वर्ण विचार हो गया, दूसरा शब्द विचार हो गया, तीसरा वाक्य विचार हो गया। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है। वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियों, शब्द विचार में शब्दों या पदों, वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित नियमों का निर्देश किया जाता है। ठीक, इतना स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर, तो अभी बताया गया रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये रचना के आधार पर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम सभी। हाँ, इसी में हम पूरा देख लेंगे हम सभी। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, है ना, इतना पढ़ लिए। सरल वाक्य, मिश्र और संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, है ना, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे और बीच में शब्द जुड़ा होता है ना, वो संयुक्त वाक्य है। आगे देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। 8 को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य जिसमें किसी बात के होने का बोध हो, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। जिसमें किसी वाक्य के जिसमें किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के ना होने का बोध हो, जिसमें किसी बात के ना होने का बोध हो। जैसे मोहन नहीं पढ़ रहा है ना, ये निषेधवाचक हो गया। ना, नहीं, मत, ये सारी क्रियाएं इसमें आती हैं। और विधिवाचक वाक्य जिसमें किसी बात के होने का बोध हो, जैसे अगर उदाहरण के लिए हम समझे तो मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन पढ़ रहा है। क्या कर रहा है साथियों, पढ़ रहा है। तो इसमें किसी कार्य का होना पाया जा रहा है ना, बोध हो रहा है, क्या कर रहा है, मोहन पढ़ रहा है। तो ये विधिवाचक वाक्य हो जाएगा, है ना। मोहन नहीं पढ़ रहा है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कृपया एक गीत सुनाइए, ये क्या है, आज्ञावाचक है। कृपया एक गीत सुनाइए, ये क्या है, आज्ञावाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, है ना, ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। चौथा है हमारा, जैसे अगर प्रश्नवाचक वाक्य में हम सभी कुछ करना चाहें, बोलना चाहें, तुम कहाँ जा रहे हो, अगर सेंटेंस बनाना चाहें कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, बीच में प्रश्न आ गया ना, प्रश्नवाचक प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, है ना, तुम क्या खा रहे हो। तो इत्यादि इस प्रकार के शब्दों को हम देखेंगे तो
वहाँ हमारा क्या रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य से संबंधित वाक्य रहेगा वो, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं विस्मयवाचक, इसकी देखते हैं परिभाषा। जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, विस्मय जिससे आश्चर्य, सुख या दुख का बोध हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो विस्मयवाचक वाक्य जो है, अगर विस्मयवाचक वाक्य का हम सभी उदाहरण देखना चाहें, जैसे छी बहुत गंदा है ना, बताया गया दुख सुख का बोध हो, आश्चर्य है ना, आह आह मज़ा आ गया, ओह बेचारा गिर गया, है ना, अरे तुम भी आ गए, है ना, ये सभी क्या है, विस्मयवाचक है। संदेहवाचक वाक्य देखेंगे, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, है ना। शायद शाम को वर्षा हो जाए, है ना, कन्फर्म नहीं है, बल्कि क्या है, शायद संदेह बना हुआ है ना, होगी कि नहीं होगी कुछ पता नहीं है, संभवतः बारात जो है चली गई होगी, है ना, तो कुछ कन्फर्म नहीं होता है, संदेह बना रहता है। इच्छावाचक सातवां देखेंगे, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे आज तो मैं फल खाऊंगा, इच्छावाचक, आज कुछ विशेष भोजन मिलेगा, ये सभी क्या है, इच्छावाचक हैं। आगे देखते हैं संकेतवाचक वाक्य, जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर होते हैं, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक जहां पर, फिर से देखते हैं, जहां पर एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, वहां पर जो है कैसा वाक्य होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ये क्या है, ये जो है संकेतवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रचना के आधार पर 3 वाक्यों को देखा, सरल, संयुक्त, साधारण, सरल और सरल साधारण एक ही हो गया, संयुक्त और मिश्र, है ना, और अर्थ के आधार पर हम लोगों ने 8 को देखा, है ना, परिभाषा और उदाहरण सहित हम लोगों ने विधिवत समझ लिया। अब जो प्रश्न बने हैं, इन प्रश्नों को करेंगे तो जो है हमारा और स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है, तो हम सभी देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है निषेधवाचक वाक्य, 2 है, बी है विधिवाचक, सी है प्रश्नवाचक, डी है संयुक्तवाचक वाक्य। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो जो प्रश्न संख्या 4 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाचक, वाचक नहीं होता है, संयुक्त वाक्य होता है ना, संयुक्त वाचक नहीं होता, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी, उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्न संख्या 5 है, तो ये है खा लिया होगा, मतलब कंफर्म है नहीं है ना, ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य है, खा लिया होगा, अभी कुछ पता नहीं है खाया कि नहीं, खा लिया होगा, है ना, संदेहवाचक, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है ना, हाँ सी है। अगला देखते हैं इसका हम सभी, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 का है, बाढ़ ना आती तो किस प्रकार, ये क्या है, संकेत है ना, अगर बाढ़ ना आती तो, है ना, आई नहीं है, ना आती, ऐसा मतलब ये क्या है, संदेह में आ जाए, संकेतवाचक में आ जाएगा, ठीक है। जिस वाक्य में किसी कार्य का होना दूसरी बात पर निर्भर होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य पर निर्भर होता है, जो हमारा द्वितीय वाक्य होता है वो प्रथम वाक्य पर निर्भर होता है, अतः वाक्य संकेतवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य था हमारा, एक बार स्पष्ट कर लेते हैं, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, देखिए एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, ठीक, ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम सभी, निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, इस पे कौन सा है, 7 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ना। मुझे तोड़ लेना बनमाली, ये क्या है, आदेशार्थक है ना, कहा जा रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर तुम देना फेंक, आदेशार्थक है, ये क्या है, आदेशार्थक है, आदेश दिया जा रहा है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। 8 नंबर के प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। अब देखिए, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, है ना, तो इसमें जो है ये देखिए, तो आ गया, की आ जाए तो हम समझ लेंगे क्या हो जाएगा, यदि दवा लोगे तो बुखार ठीक हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम सभी, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, यह वाक्य मिश्र वाक्य है। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है जो स्वतंत्र होता है, जबकि दूसरा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है ना। इस वाक्य में
तो, जबकि, क्योंकि संयोजकों का प्रयोग होता है, तो या जबकि, ठीक है, या की। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य है? 9 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो संयुक्त वाक्य है हम देखेंगे, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। तो और शब्द बीच, मैं पढ़ता हूँ एक वाक्य कंप्लीट है और योजक चिन्ह इससे जुड़ा गया है, ये वह गाता है ना, दोनों वाक्य अलग अलग है और से जोड़ा गया, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी वाला हो जाएगा हमारा क्या जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 को हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये हो जाएगा, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। देखिए और शब्द आ गया ना, तुरंत हम निसंदेह क्या कर देंगे? संयुक्त वाक्य कर देंगे। करेक्ट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जो है आगे बढ़ते हैं हम सभी। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। बी है, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा, सी है, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। डी है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। ये प्रश्न है, उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक निषेधात्मक वाक्य बनाना है। 11 नंबर का जो प्रश्न है इसका है, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वाह वाह कैसा नयन अभिराम दृश्य है। वाक्य का प्रकार है वाह। आगे बताया गया था, जैसे वाह हो गया, आहा हो गया, ओ हो गया, अरे हो गया, ये सभी कैसे हैं? 12 नंबर के प्रश्न का देखेंगे, विस्मयादिबोधक है। क्या है? विस्मयादिबोधक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विस्मयादिबोधक है। 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, ये पढ़ लेते हैं, तथ्यों को स्पष्ट हो जाएगा हम सभी को। जो है यह वाक्य विस्मयबोधक है जब वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रसन्नता आदि भाव प्रकट होता है, तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य बनता है वहाँ। आगे हम सभी बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे वाक्य है साधारण उद्देश्य, विधेयक विस्तार, उद्देश्यवर्धक और कोई नहीं। अभी आपको बताया गया था ना उद्देश्य और विधेय के बारे में। आगे देखते हैं 13 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें है उद्देश्यवर्धक। क्या है? उद्देश्यवर्धक। सीढ़ी के सहारे उद्देश्यवर्धक है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसमें जो है अगला देखेंगे हम, 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता। टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। अब देखिए और आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं, देख लेना है नहीं है कि है। उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है ना। इसमें अच्छा ऐसे है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसी में से बताना है ना। 14 नंबर का जो प्रश्न है, इसे एक बार इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न को पढ़ के समझ के आंसर देना ही जो है हम सभी के लिए लाभकारी होगा। नहीं तो हम लोग अगर जल्दबाजी में कुछ भी कर देंगे तो फिर उसमें हमारा गलत हो सकता है। जैसे ये वाक्य मिला, थोड़ा सा डिफरेंट वाक्य है, इसे एक बार फिर पढ़ते हैं हम सभी। ये टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? किस विकल्प में किया गया है? किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन ए है टॉस, बी है युवा भारतीय टीम ने, युवा भारतीय टीम ने, सी है भारतीय टीम ने, डी है बल्लेबाजी। तो जो 14 नंबर का प्रश्न है वो हो जाएगा युवा भारतीय टीम ने, युवा भारतीय टीम ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्यों, क्या, कैसे होगा? अब थोड़ा सा ये देखिए, KVS प्रवक्ता परीक्षा 2018 का प्रश्न बना हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। अब इसमें थोड़ा सा इसके तथ्यों को देख लेते हैं। युवा भारतीय टीम ने उद्देश्य तथा टॉस एवं जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, ये सभी क्या है? विधेय हैं। अभी हमने बताया था उद्देश्य और विधेय, है ना। मोहन जाता है, मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। जाना क्या हो गया? विधेय हो गया। जाता है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। तो इसमें युवा भारतीय टीम ने, ये क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि टॉस इन्होंने ही जीता था, है ना। तो टॉस एवं जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, ये क्या है? विधेय है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। देखिए इससे मैंने पहले ही परिचित करा दिया था आप सभी को। उद्देश्य और विधेय, वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा गया या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, तथा जो
बताया जाए या कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। आगे 15 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखेंगे। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। ये जो है एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। इसमें है जो है मेरी माँ खाना बना रही, वाक्य में कर्ता क्या है, मेरी, है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य होते हैं। वाक्य में माँ कर्ता है, मेरी कर्ता का क्या हो गया, विस्तार हो गया। माँ कर्ता हो गया और मेरी कर्ता का विस्तार हो गया, तो कर्ता का विस्तार ही पूछा गया है ना। आगे देखते हैं हम सभी, इसमें मेरी हो जाएगा। विधेय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए है 16 नंबर का प्रश्न है कर्म, बी है कर्ता, सी है कर्म व क्रिया, डी है क्रिया। तो जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य कर्ता होता है, लेकिन जो विधेय होता है मित्रों साथियों, वो कर्म व क्रिया होती है। कर्म व क्रिया क्या होती है, विधेय, लेकिन कर्ता क्या होता है, उद्देश्य होता है ना। आगे देखेंगे, जैसे अभी मिला था कि युवा भारतीय टीम, ये क्या है, उद्देश्य है हमारा। इसके बाद जो भी शब्द थे वो सभी क्या थे, विधेय थे। वाक्य के अंतर्गत जिस अंश के द्वारा वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए या जो कुछ विधान किया जाता है, वाक्य के उस अंश को विधेय कहते हैं। जिसके अंतर्गत क्रिया, पदबंध, क्रिया विशेषण, पूरक, कर्म, संज्ञा पद, पदबंध आदि घटक आ सकते हैं, परंतु कम से कम एक क्रिया पदबंध तो विधेय में अवश्य आएगा। आगे देखते हैं हम सभी 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य, युवा असंतोष का कारण निरंतर डैश 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 वृद्धि है। विकल्प में अशिष्टता है, बी है भ्रष्टाचार, सी है दुराचार, डी है राजनीति। ये जो प्रश्न है ये भी थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। और 17 नंबर का जो प्रश्न है देखेंगे, इसमें भ्रष्टाचार है ना। युवा असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है। करेक्ट आंसर हम क्या इसमें डालेंगे, बी डालेंगे। करेक्ट आंसर क्या है, भ्रष्टाचार है। आगे देखेंगे हम सभी जो है प्रश्न संख्या 17 नहीं 18 को देखेंगे। डैश 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 के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए है संदेह, बी है भय, सी है जिज्ञासा, डी है भ्रम। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा भ्रम होगा। भ्रम के कारण, है ना, भ्रम के कारण मैं रस्सी को क्या समझ बैठा, सांप। भ्रम के कारण ही तो, है ना, तो ये क्या होगा, भ्रम हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ तथ्य हैं, इनसे देखते हैं इसमें कौन से प्रश्न छिपे हुए हैं। किसी को कुछ और ही या दूसरा समझने की क्रिया भाव भ्रम कहलाता है ना। अनिश्चयात्मक ज्ञान को संदेह कहते हैं। देखिए, संदेह और भ्रम दोनों लगभग इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो हम यहाँ जो है हम सभी यहाँ जो है समझ लेते हैं। किसी को कुछ और ही या दूसरा समझने की क्रिया या भाव भ्रम कहलाती है ना। कुछ और समझ लेना, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, सांप को रस्सी समझ लेना। और अनिश्चयात्मक ज्ञान को हम क्या कहते हैं, संदेह कहते हैं। भ्रम में बुद्धि गलत निर्णय ले लेती है और संदेह में अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। क्या निर्णय लें, है ना। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है ना। क्या निर्णय ले, कुछ समझ में नहीं आता है। और भ्रम में क्या होता है, बुद्धि जो है क्या लेती है, गलत निर्णय ले लेती है। आगे देखते हैं, वास्तविकता या काल्पनिकता खतरे की धारणा से उत्पन्न भावना भय होती है। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। तो इतने तथ्य को हम लोगों ने इकट्ठा किया, हम लोगों ने समझा बड़ी सरल भाषा में और बहुत कम समय में। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रही होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि समय का अभाव है सभी प्रतियोगी के पास, और इस चीज़ को हम सभी समझ सकते हैं, बहुत जो है इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हम सभी भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, है ना। तो कम समय में अधिक से अधिक जो है तथ्यों को इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुँचाया गया, जो है समझाया गया। तो हमारी ये उम्मीद है, हमारा ये विश्वास है कि शब्द रचना से संबंधित अब प्रश्न हम सभी के गलत नहीं होने चाहिए। हमारे किसी भी मित्र के प्रश्न नहीं गलत होंगे ये क्लास देखने के बाद। और इनसे किस तरह से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, ये भी पूछ लिया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न वचन से संबंधित, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं, और वचन से संबंधित प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। वचन जो है
जो वचन होता है, देखिए संस्कृत में जो है वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी होती है? 3। पहले देख लेते हैं, जिस रूप से संज्ञा अथवा दूसरे विकारी शब्दों की संख्या का बोध होता है ना। जिस रूप से संज्ञा अथवा दूसरे विकारी शब्दों की संख्या का बोध होता है, या एक से अधिक भेद मालूम होते हैं, कि या एक वस्तु है और या क्या है, एक से अधिक है ना, जिससे हमें भेद स्पष्ट होता है कि ये वस्तु एक है और ये वस्तु एक है, दो है या दो से अधिक है, चार है, पाँच है, जितने भी हों, है ना, जिससे इसका बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और आपको बताना चाहूँगी, हिंदी में वचन का विकास भी जो है संस्कृत से ही हुआ है। और संस्कृत में बताना चाहूँगी कि 3 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे 2 ही वचन हैं। हिंदी में हमारे वचनों की संख्या कितनी है? 2 वचन है। संस्कृत में जो था, एक वचन था, द्विवचन था और बहुवचन था। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन था, है ना, बहुवचन था। लेकिन जो हिंदी में आ गया, जब हिंदी में आया तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही रह गया, 2 वचन का लोप हो गया। 2 वचन का पाली में ही इसका लोप हो गया था, ठीक है। तो क्योंकि इसका प्रायः प्रयोग नहीं होता था द्विवचन का, है ना, तो इसका लोप हो गया था। संस्कृत में 2 ही वचन है, इतना जानिए। क्षमा चाहूँगी, संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हमारी हिंदी में जो है 2 वचन है, एक वचन है और बहुवचन है, इतना स्पष्ट हुआ। आगे हम सभी देखते हैं वचन से संबंधित प्रश्नों को। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। प्राण ऑप्शन ए है, बी है दर्शन, सी है ओठ और डी है तेल। ये 2012 का बना हुआ प्रश्न है। तो इसमें तेल क्या है? एक वचन है। तेल क्या है? एक वचन है। तेल एक वचन है हमारा, तेल एक वचन में आएगा। लेकिन प्राण, ओठ, दर्शन, प्राण बहुत पूछा जाता है, दर्शन भी बहुत पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वचन है, तो एक वचन, बल्कि ये बहुवचन है। प्राण, दर्शन, ओठ बहुवचन है और तेल जो है एक वचन है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। देखिए आंसू, आंसू, अच्छा तो ये भी बहुवचन है। देखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है, दर्शन, प्राण, अगर प्रश्न बनते हैं ऐसे बनते हैं, दाम, ओठ, आंसू। आंसू क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। और लेकिन तेल क्या है? एक वचन है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। उसके प्राण सूख गए, तो प्राण अभी अब बताया गया कि प्राण, दर्शन, लोग, ओठ, आंसू, ये सभी क्या है? बहुवचन है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्राण सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा है? प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होता है हमेशा। प्राण बहुवचन में, आंसू बहुवचन में, है ना, दर्शन बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे, कविता का बहुवचन है। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, कविता का बहुवचन है तो कविताएं, इस तरह से होगा। कविता का कविताएं, ये सही वर्तनी है। कविताएं, कविताएं सही होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 4 का। अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का बहुवचन है, साधु वचन है। साधु बताना है कि कौन सा वचन है ये। तो जो 5 नंबर का वचन प्रश्न है, ये साधु जो है बहुवचन के अंतर्गत आएगा। साधु क्या आएगा? बहुवचन के अंतर्गत आएगा। हिंदी में वचन 2 होते हैं, सभी को बताया गया। एक वचन और बहुवचन सभी परिचित है इससे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। और प्रस्तुत वाक्य में क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, अतः यहाँ साधु बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं। साधु क्या है? बहुवचन, प्राय बहुवचन में। प्राण क्या है? बहुवचन। दर्शन क्या है? बहुवचन, है ना। ओठ क्या है? आंसू क्या है? बहुवचन। ठीक, लोग तो बहुवचन अपने आप में ही है। आगे देखेंगे, लड़की पढ़ती है, वाक्य, यह वाक्य बहुवचन में होता है। अगर ये एक जो है एक वचन का वाक्य है, लड़की पढ़ती है ना, तो इसे हम सभी को क्या करना है? बहुवचन में बनाना है। ये प्रश्न 2016 का बना हुआ है, ये पीजीटी परीक्षा 2016 का। तो लड़की पढ़ती है, इस वाक्य लड़कियां पढ़ती हैं, इसमें कहाँ है? लड़कियां पढ़ती हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नए प्रश्नों को देखते हैं। नया प्रश्न है हमारा, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। चिड़िया शब्द का प्रयोग, ये चिड़िया नहीं, चिड़िया है, एक वचन में है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में अगर हम देखेंगे तो 7 नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा चिड़िया। हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, चिड़िया, इस तरह से, ठीक है। आगे देखेंगे, पुड़िया का बहुवचन बनेगा। पुड़िया शब्द का बहुवचन बनेगा, तो पुड़िया का बनेगा पुड़ियाँ। क्या बनेगा? पुड़ियाँ, ये बनेगा पुड़ियाँ, है ना, पुड़ियाँ। पुड़िया का बहुवचन पुड़ियाँ। आगे देखेंगे, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, 9 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। इस प्रश्न को देखना है, जो 9 नंबर का प्रश्न है हमारा। 9 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं हमारा जो लड़के से कहते हैं,
सी में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। किस में प्रयोग हुआ है ना, लड़के ने कहा, लड़का कहता है, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के लड़के से कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला देखेंगे 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मित्र शब्द का बहुवचन होगा, मित्र शब्द के बहुवचन देखना है, मित्र शब्द का बहुवचन देखना है। मित्र का बहुवचन होगा मित्रगण, ये है ऑप्शन डी हो जाएगा, मित्रगण हो जाएगा। गण किसको दर्शाता है, समूह को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, समूह, समूह है ना, गण का मतलब समूह होता है, समूह को दर्शाता है। आगे देखेंगे मित्र का बहुवचन मित्रगण होगा, शेष इसके बहुवचन की दृष्टि से असंगत है। कुछ और देख लेते हैं हम सभी। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन ओ जोड़ करके इस प्रकार बनते हैं, जैसे घर घरों, है ना, घर एक वचन हो गया, घरों क्या हो गया, बहुवचन हो गया। दोस्त दोस्तों, चोर चोरों, है ना, ये सब बहुवचन हो गया। कुछ शब्दों में दल वृंद गण जन लोग, ये सब देखिए, दल हो गया, दल मतलब समूह, वृंद मतलब समूह, गण मतलब समूह, जन माने लोग मतलब लोगों का समूह, लोग जान ही रहे हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को। आदि शब्द जोड़ करके भी बहुवचन बनाए जाते हैं। आगे हम सभी देखते हैं, जैसे गुरु है, गुरु में अगर जन जोड़ दिया जाएगा तो गुरुजन यानी कि गुरुओं का समूह हो जाएगा। टिड्डी टिड्डी दल हो जाएगा, अमीर अमीर लोग हो जाएगा, अध्यापक अध्यापक गण, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे। 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, है ना, ये तो सभी को अभी बताया गया है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। जो 11 नंबर का प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है हम सभी देखेंगे, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं नहीं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हमारा यही डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है और नहीं है, नहीं ही पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे जो है ये वही सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं आपको, है ना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12 में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक वचन और बहुवचन, है ना, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। हाँ, आगे देखते हैं 13 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 13, है ना, हमें लगता है बस इतना ही है ना, प्रश्न संख्या 13 नहीं है बस। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक था वाक्य रचना से था। वाक्य रचना के साथ ही साथ जो है हम सभी ने वचन से संबंधित प्रश्नों को भी देखा। वचन क्या होते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद, वाक्य के खंड, और किस वाक्य के जो है रचना के आधार पर कितने उनमें से उनकी परिभाषाएं तीनों, और जो है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, और 8 प्रकार के वाक्य की परिभाषा और उनके उदाहरण को हमने समझा, और उनसे संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में PYQ बने थे उनको हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नए क्लास के साथ मिलेंगे। और बताना चाहूँगी कि जो हमारे जिन भी मित्र का, जिन भी साथियों का हमारे जो है 19 को पेपर है ना, वो कल ही जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो उन्हें बहुत सारा शुभ आशीर्वाद है हमारा, बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। और उनको मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा हम सभी जो है अपने क्लास में अपने मतलब पेपर सॉल्व करते समय हम सब किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे और धैर्य से काम लेंगे, है ना। और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ करके ही हम सभी उत्तर देंगे, क्योंकि कर्म करना हम सभी के बस की बात है ना। फल की इच्छा निर्भर करता है, कर्म पर ही निर्भर करता है फल की इच्छा, और कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति के जो है सफलता का मार्ग का निर्धारण करती है, और कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करती है। जो कर्म है ना, जो हम लोग इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिंदी गद्य साहित्य को, हिंदी पद्य साहित्य को और व्याकरण की प्रत्येक टॉपिक पे एक क्लास भी, और अथेंटिक बुक जो है प्रमाणिक बुक से डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की, हरदेव बाहरी की बुक से, है ना, हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के टॉपिक को पढ़ा और उनके तथ्यों को समझा। तो हमारे जो भी प्रतियोगी हैं जिनका पेपर जो है 19 को है ना, उनके लिए खास है कि वो जो थोड़ा सा धैर्य को धारण करके प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके और प्रश्न का आंसर उसमें देंगे। और जो है हम सभी जो है, क्योंकि काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, है ना, और भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। ये हरिऔध की जो पंक्तियां हैं ये थोड़ा सा हम सभी के काम आ जाएंगे। हम सभी थोड़ा सा धैर्य धारण करके और मन को शांत करके स्थिर होकर के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के और उसके आंसर को लगाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, शुभ आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास यही समाप्त होती है, फिर हम सभी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।